हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज हम फिर से एक और स्टोरी के साथ हाजिर हैं। फटाफट से आप एक पेन और एक पेपर ले लीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी को भी हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट। ठीक है, जो भी इसमें बेसिक ग्रामर यूज हुई है, ठीक है, या फिर जो भी नए वर्ड मीनिंग आए हैं, जो भी सिनोनिम आए हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। आप वो सब चीजें नोट डाउन करना, ताकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रांग हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी का टाइटल है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, ये क्या वर्ड है? प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। उपस्थिति यानी कि उपस्थित होना, वहां पर मौजूद होना। ठीक है ना। और एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है? तत्परता। तत्परता क्या होती है? कि किसी भी चीज के लिए तैयार होना, रेडी रहना हमेशा, है ना। उसको भी हम प्रेजेंस बोलते हैं। और हमारी जो उपस्थिति है, यानी कि हम वहां पर मौजूद हैं, या हमारी कोई चीज मौजूद है, हमारा दिमाग मौजूद है, या हमारा दिल मौजूद है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी क्या कहती है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऑफ का मतलब का, के, या फिर की। और ये क्या वर्ड है? माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग, है ना, या फिर बुद्धि। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? कि बुद्धि की उपस्थिति, या फिर बुद्धि की तत्परता। ठीक है, तत्परता यानी कि बुद्धि हमारी तैयार है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, है ना। और तैयार कैसे है? क्योंकि वो उस टाइम उपस्थित है। हमारा दिमाग जो है उपस्थित है, सोया हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या बना? बुद्धि की उपस्थिति, या फिर बुद्धि की तत्परता। ठीक है, अपनी स्टोरी को हम शुरू करते हैं अब। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड रमन। ठीक है, देयर यानी कि वहां, लिव्ड रहता था। लिव में ईडी लगा है, तो ये पास्ट फॉर्म बन गई है। ठीक है, अ रिच मर्चेंट। अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है? रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर, या फिर धनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा या फिर धन हो। मर्चेंट, ये क्या वर्ड है? मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी, है ना। और हम मर्चेंट का एक और सिनोनिम है जो हम डेली बोलते हैं, वो क्या होता है? बिजनेस मैन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में दोबारा लिख देती हूँ। BUSINESSMAN। बिजनेसमैन। ठीक है, जो बिजनेस चला रहा हो, यानी कि व्यापार चला रहा हो। ठीक है, मर्चेंट और बिजनेसमैन एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करना। नेम्ड यानी कि नाम था। ठीक है ना, नेम के पीछे भी ईडी लगा है, तो यानी कि पास्ट में नाम था। रमन, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड रमन। रमन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, या एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रमन था। ठीक है, वन नाइट अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस थ्रू अ विंडो। वन नाइट यानी कि एक रात। ठीक है, अ थीफ, अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है? थीफ। थीफ कौन होता है? चोर, जो चोरी करता है। ठीक है ना। एंटर्ड हिज हाउस। एंटर्ड, एंटर्ड किससे बना है? एंटर से बना है। ENTER, एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर दाखिल होना, या अंदर जाना, है ना। कोई रूम के अंदर या हॉल के अंदर जाना, उसको हम एंटर करना बोलते हैं। तो उसमें ईडी लगा दिया, तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो एंटर्ड का मतलब क्या हुआ? कि दाखिल हुआ। ठीक है, दाखिल हुआ, या फिर अंदर गया। ठीक है, दोनों का ही इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? एंटर हुआ। ठीक है, हिज हाउस, हिज यानी कि उसका। हाउस, हाउस क्या होता है? घर।
है ना। आगे क्या कहती है लाइन, थ्रू अ विंडो, ये क्या वर्ड है, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, है ना। थ्रू का हम एक सिनोनिम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, बाय। बाय का भी मतलब होता है के द्वारा, है ना। और थ्रू का भी मतलब होता है के द्वारा। जहां पर आपको थ्रू लगाना है वहां पर आप बाय भी लगा सकते हैं, जहां पर आप बाय लगा रहे हैं वहां पर आप थ्रू भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही हिंदी मीनिंग सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ विंडो, अ मतलब एक, विंडो ये क्या वर्ड है, विंडो। विंडो क्या होती है, खिड़की होती है। जो हमारे घर के दीवारों में जो हम खिड़की लगाते हैं ना, रोशनी आ जा सके और हवा पास हो सके, तो उस खिड़की को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, विंडो। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वन नाइट, एक रात, अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस, एक चोर उसके घर के अंदर दाखिल हुआ या उसके घर के अंदर आ गया। थ्रू अ विंडो, एक खिड़की के द्वारा, यानी कि एक चोर खिड़की के द्वारा उसके घर के अंदर आ गया। ठीक है, ही सर्च्ड एवरीवेयर बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल। ही यानी कि उसने, सर्च्ड, सर्च्ड किससे बना है, सर्च से बना है। ठीक है, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज को सर्च करना यानी कि ढूंढना। ठीक है ना, खोजना। उसमें ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो उस पूरी वर्ड का क्या मीनिंग निकला, सर्च्ड, यानी कि पास्ट फॉर्म है तो क्या मीनिंग निकला, उसने ढूंढा या फिर उसने खोजा। ठीक है, ही सर्च्ड, उसने ढूंढा या फिर उसने खोजा। एवरीवेयर, ये क्या वर्ड है, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह। ठीक है, बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल, बट यानी कि पर, फाउंड, क्या है ये वर्ड, फाउंड। फाउंड किससे बना है, फाइंड से बना है। फाइंड होती है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, और फाउंड होती है पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट में फाइंड का मतलब होता है कुछ ढूंढना, ठीक है, और फाउंड उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसने ढूंढा या फिर उसने पाया। फाइंड के दो मतलब होते हैं, एक तो ढूंढना होता है और एक होता है पाना। ठीक है, उसी तरीके से फाउंड उसके पास्ट फॉर्म, उसके भी दो मीनिंग निकलेंगे कि उसने ढूंढा या फिर उसने पाया। ठीक है, नथिंग, ये क्या वर्ड है, नथिंग यानी कि कुछ नहीं। अगला वर्ड क्या है, वैल्यूएबल। क्या है ये वर्ड, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, कीमती, है ना, जिसकी वैल्यू है यानी कि कीमत है, तो वैल्यूएबल यानी कि कीमती। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही सर्च्ड एवरीवेयर, इसको मैं आपको प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, सर्च्ड। ठीक है, ही सर्च्ड एवरीवेयर, उसने सब जगह या हर जगह ढूंढा, बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल, पर कुछ भी कीमती नहीं पाया या फिर उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला। ठीक है, द थीफ थॉट, द थीफ, थीफ यानी कि चोर। ठीक है, और ये क्या वर्ड है, थॉट। थॉट किससे बना है, थिंक से बना है। थिंक का मतलब होता है प्रेजेंट में सोचना, ठीक है, और थॉट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसने सोचा, कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है, द थीफ थॉट, चोर ने सोचा, द कैश मस्ट बी हिडन समवेयर। ठीक है, द कैश, कैश क्या होता है, कैश होता है नगद रुपया। ठीक है, कोई भी नगद रुपया है, नोट है, सिक्का है, उसको हम क्या कहते हैं, कैश कहते हैं, है ना। तो कैश का मतलब क्या हुआ, नगद रुपया। मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब होता है होना चाहिए। मैंने आपको एक इंग्लिश का रूल सिखाया था कि जिस भी वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ बी आता है, तो बी के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है ना। जिस वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं तीनों डिफरेंट होती है, जैसे ईट, एट, इटन, डू, डिड, डन, है ना, तीनों फॉर्म्स अलग हैं।
तो वहां पर आएगी सबसे आखिर वाली फॉर्म वर्ब की, यानी कि थर्ड फॉर्म। और कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगा दें हम तो वो पास्ट में चला जाता है ना, तो उसकी हम पास्ट फॉर्म लेंगे। तो बी के साथ क्या रूल बनता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, और मस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। हिडन, ये क्या वर्ड है, हिडन। हिडन किससे बना है, हाइड से बना है। हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, ठीक है। हाइड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हिड। क्या होती है, हिड। इसमें ई गायब हो जाता है, जो फर्स्ट फॉर्म में ई लगा है ना, ये ई गायब हो जाता है सेकंड फॉर्म में। तो ये बना हाइड, ये बना हिड, और ये क्या बन गया, थर्ड फॉर्म हिडन। ये कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। यहाँ पर रूल हमारा फॉलो हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, ठीक है। तो ये क्या लाइन कहती है, द कैश मस्ट बी हिडन, नगद रुपया छुपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। समवेयर, ये क्या वर्ड है, समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं। कहीं का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं पर तो होना चाहिए, है ना, तो वो जो कहीं है वो समवेयर है इंग्लिश में। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहता है, द थीफ थॉट, चोर ने सोचा, द कैश मस्ट बी हिडन समवेयर, नगद रुपया कहीं छुपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ही एंटर्ड रमन्स बेडरूम, ही यानी कि वह, एंटर्ड यानी कि दाखिल हुआ, दाखिल हुआ या फिर अंदर गया, ठीक है ना। इसको कैसे बोलेंगे हम, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एंटर्ड कैसे बोलेंगे हम, एंटर्ड, ठीक है। ही एंटर्ड रमन्स बेडरूम। अब रमन में एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब रमन का, रमन के या फिर रमन की, ठीक है। अब का के की में से क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा हमें, अगले वर्ड से पता चलेगा, क्योंकि ये जो का के की है इसी वर्ड के लिए लगा है, ठीक है। तो बेडरूम क्या होता है, बेडरूम जिसके अंदर बेड लगाते हैं हम, है ना, और बेड पे क्या काम करते हैं हम, सोने का काम करते हैं। तो बेडरूम क्या हो गया, सोने का कमरा, ठीक है, सोने का कमरा। या फिर इसको हम शुद्ध हिंदी में बिल्कुल कहें तो ये बना शयन कक्ष, शयन करने वाला कक्ष, ठीक है, जिसमें आदमी शयन करता है यानी कि सोता है। तो बेडरूम यानी कि शयन कक्ष या फिर सोने का कमरा, ठीक है। अब सोने का कमरा या फिर शयन कक्ष कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द तो है नहीं। तो पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आएगा, रमन का, रमन का सोने का कमरा, ठीक है। रमन की सोने का कमरा तो आएगा नहीं, है ना दोस्तों। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही एंटर्ड रमन्स बेडरूम, वह रमन के शयन कक्ष या रमन के सोने के कमरे के अंदर दाखिल हुआ, ठीक है। ब्रांडिशिंग अ नाइफ एट हिज नेक, ही सेड, ब्रांडिशिंग ये क्या वर्ड है, ब्रांडिशिंग। ब्रांडिशिंग का मतलब होता है धमकाना या धमकाते हुए, ठीक है। कोई काम यहाँ पर हो रहा है, आईएनजी लगाया है हमने ब्रांडिशिंग में, ठीक है। आईएनजी लगने से क्या होता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, तो वो यहाँ पर धमका रहा है, तो यानी कि धमकाते हुए, धमकाने का काम जो है उसमें कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ब्रांडिशिंग अ नाइफ, अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है, ये है नाइफ। नाइफ में के साइलेंट होता है, ठीक है। नाइफ का मतलब होता है चाकू, चाकू क्या होता है, जिससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं, वो वाला चाकू, ठीक है। एट हिज नेक, एट का मतलब पर या फिर उस पर, जैसे हम कहते हैं ना कि उस पर रख दिया है, तो उसको भी हम एट कहते हैं, ठीक है। हिज नेक, हिज यानी कि उसकी, नेक क्या है ये वर्ड, नेक, नेक क्या होती है, गर्दन,
जो हमारी गर्दन होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। ही सेड, ही यानी कि वह, सेड यानी कि बोला। सेड किससे बना है? से बना है, ठीक है ना। से का प्रेजेंट में मतलब होता है कुछ बोलना या फिर कहना, और सेड यानी कि वो बोला या फिर उसने कहा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ब्रांडिशिंग अ नाइफ एट हिज नेक, उसकी गर्दन पर एक चाकू से धमकाते हुए, यानी कि चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया है और उसको धमका रहा है। ही सेड, वह बोला या फिर उसने कहा। वेयर हैव यू केप्ट ऑल योर मनी, वेयर, क्या है ये वर्ड? वेयर यानी कि कहाँ, ठीक है। हैव यू केप्ट यानी कि तुमने रखा है। केप्ट का मतलब क्या होता है? केप्ट का मतलब होता है रखना। अब केप्ट किससे बना है? कीप से बना है। कीप का मतलब होता है प्रेजेंट में रखना, केप्ट उसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो केप्ट का मतलब क्या हुआ? रखा। क्या है? हुआ रखा, पास्ट में, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में हैव भी लगा है। हैव का मतलब क्या होता है? कि आपके पास कुछ है, जैसे मैं कहूं आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, या मैं कहूं आई हैव डन समथिंग, कि मैंने कुछ किया है। तो हैव के कौन कौन से यूजेस होते हैं? कि आपने कुछ किया है, आपकी बॉडी से कोई एक्शन हुआ है, कोई भी काम, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको आगे मिलेगा स्टोरी में। पहले यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है कि वेयर हैव यू केप्ट, तुमने कहाँ रखा है। ये काम भी तो बॉडी से ही हुआ है ना, रखने का। ये हमने रखा है तो हमने बॉडी से ही तो किया है, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए, है ना। तो कोई भी आप काम करोगे उसके लिए हैव आएगा, कि यू हैव डन, तुमने किया है। और हैव के साथ क्या आती है? हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। केप्ट क्या है? कीप की पास्ट फॉर्म है। तो हैव के साथ क्या आता है? हमेशा जो वर्ब है, यानी कि जो क्रिया है, जो काम है, यहाँ पर रखने का काम हो रहा है ना, बॉडी से रखने का काम हो रहा है। तो वो रखने की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वेयर हैव यू केप्ट, तुमने कहाँ रखा है, ठीक है। ऑल योर मनी, ऑल मतलब सारा या फिर सब, योर यानी कि तुम्हारा, और मनी क्या होता है? मनी होता है पैसा, ठीक है। वेयर हैव यू केप्ट ऑल योर मनी, तुमने अपना सारा पैसा कहाँ रखा है, ठीक है। शॉक्ड बाय द अटैक, शॉक्ड, शॉक्ड किससे बना है? शॉक से बना है। किसी को शॉक लगना यानी कि अचंभा होना या उसको हैरानी होना, ठीक है। ईडी लगा दिया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो शॉक्ड बाय द अटैक, शॉक्ड का क्या मतलब बन गया यहाँ पर? अचंभित होकर या हैरान होकर, ठीक है। अचंभित या फिर हैरान। बाय द अटैक, बाय का मतलब के द्वारा, ठीक है। द अटैक, अटैक क्या होता है? अटैक होता है आक्रमण। और आक्रमण क्या होता है? कोई आप पर धावा बोल देता है मारने के लिए, है ना, तो वो अटैक कर रहा है आप पर। तो ये लाइन क्या कहती है? शॉक्ड बाय द अटैक, आक्रमण से अचंभित होकर या आक्रमण के द्वारा अचंभित होकर। क्योंकि यहाँ पर चोर ने क्या किया है? रमन की गर्दन पे क्या रख दिया है? नाइफ रख दिया है ना, चाकू रख दिया है, तो उसके ऊपर आक्रमण ही तो हो गया है। तो उस आक्रमण के द्वारा अचंभित होकर रमन रिप्लाइड, रमन रिप्लाइड, रिप्लाइड किससे बना है? रिप्लाई से बना है। किसी को रिप्लाई करना यानी कि उसको प्रेजेंट में जवाब देना, ठीक है। और रिप्लाइड उसकी पास्ट फॉर्म होती है। तो पास्ट फॉर्म यानी कि जवाब दिया, ठीक है। रमन रिप्लाइड, रमन ने जवाब दिया। आई हैव नो मनी, ठीक है। आई यानी कि मैं या मेरे, हैव यानी कि पास। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था हैव के कौन कौन से यूजेस होते हैं, कि आपके पास कुछ है या फिर आपने कुछ किया है,
ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हैव लगाते हैं हम प्रेजेंट में, लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये होती है काम की बात, है ना, कि कोई काम किया है आपने। और दूसरा हैव का कौन सा मीनिंग होता है कि आपके पास कुछ है या फिर आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का कौन सा एग्जाम्पल है, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आई हैव नो मनी, नो मतलब नहीं, और मनी यानी कि पैसा या फिर रुपया। तो आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर हमने हैव के दो मतलब समझ लिए हैं। एक हैव का मतलब होता है कि आपने कुछ काम किया है, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि काम किया है तो वर्ब तो आया ही है। वर्ब क्या होती है, क्रिया। आपकी बॉडी से कोई काम होता है, उसी को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, है ना। तो उसकी थर्ड फॉर्म लगती है हैव के साथ, जब आपको बताना है कि आपने प्रेजेंट में कुछ किया है, ठीक है ना। और जब आप कहोगे कि मेरे पास कुछ है या मेरे पास कुछ नहीं है, तब आप क्या लगाओगे, आई हैव। ठीक है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, द थीफ वार्नड, द थीफ, थीफ यानी कि चोर, वार्नड ये क्या वर्ड है, वार्नड। ठीक है, वार्नड का मतलब किससे बना है, वार्न वॉर्न से बना है, वॉर्न करना यानी कि किसी को चेतावनी देना, ठीक है ना। और उसमें ईडी लगा दिया तो यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने चेतावनी दी। ठीक है, चेतावनी दी या फिर उसने उसको आगाह किया। टेल मी, टेल का मतलब बताना, तो यहाँ पर टेल का मतलब क्या आ रहा है, बताओ, प्रेजेंट में। ठीक है ना, मी यानी कि मुझे, टेल मी मुझे बताओ। अदरवाइज ये क्या वर्ड है, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा या फिर नहीं तो। नहीं तो जैसे क्या बोलते हैं हम, ऐसा कर दो नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, है ना। तो वो जो नहीं तो है उसको हम क्या कहते हैं, अदरवाइज कहते हैं। ये बिल्कुल वो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम अन्यथा बोलेंगे, अन्यथा और नहीं तो एक ही मीनिंग होता है, लेकिन आप अन्यथा को उतना नहीं समझ पाएंगे, है ना। लेकिन मैंने शुद्ध हिंदी प्लस जो हमारे डेली यूज की लैंग्वेज है वो मैंने दोनों यूज किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे हम किसी को कहते हैं कि मुझे फटाफट से पैसे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, है ना, या अन्यथा मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, तो वो नहीं तो है या फिर अन्यथा है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अदरवाइज। तो टेल मी अदरवाइज इसका मतलब क्या बना, मुझे बता दो नहीं तो या फिर अन्यथा, आई विल किल यू। ठीक है, आई विल क्या होता है, विल किसके लिए यूज होता है, कि फ्यूचर में हम कोई काम करने के लिए बता रहे हैं कि मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, या मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में नहीं है, कब है, फ्यूचर में है। ठीक है ना, उसके लिए हम विल लगाते हैं। विल क्या होती है, विल होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसको सहायता देती है, हेल्प करती है उसकी, कि कोई काम करना है प्रेजेंट में तो करेंगे फ्यूचर में, है ना। तो उसके लिए हम विल लगाए हैं। तो विल ने क्या किया है, काम करने की मदद करी है एक तरीके से, है ना। तो आई विल किल यू, आई यानी कि मैं, विल किल यानी कि मार दूंगा। तो ये जो किल है, किल यानी कि मारना, है ना, उसके लिए विल लगा है, यानी कि उसको दिखाने के लिए कि ये काम जो है मारने का, ये फ्यूचर में होगा। ठीक है ना, तो विल किल मार दूंगा या फिर मारूंगा, ना तो प्रेजेंट है ना पास्ट है, ये क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर में आप कोई भी काम करने वाले हो तो आप क्या कहोगे, आई विल डू, मैं करूंगा। ठीक है ना, और जो भी जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है, विल होती है और एक होती है शैल। इसका जब एग्जाम्पल आएगा आगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। शैल या फिर विल दोनों ही फ्यूचर में काम करने के लिए यूज होते हैं, कि आप कुछ काम करोगे, ठीक है ना। और दोनों के साथ ही वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, प्रेजेंट फॉर्म। ये इंग्लिश का रूल है,
आप इसको नोट डाउन करना। आप कोई भी काम फ्यूचर में करने वाले हो तो आप विल का यूज करोगे या फिर शैल का यूज करोगे, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है ना? हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब के पास्ट फॉर्म, और जो विल है या फिर शैल है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? तो ये क्या कहती है लाइन? टेल मी, मुझे बताओ, अदरवाइज, नहीं तो, आई विल किल यू, यू यानी कि तुम्हें, है ना? आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है? हेयरिंग द कोमोशन, हेयरिंग क्या है ये वर्ड? हेयरिंग, हेयरिंग का मतलब होता है सुनकर। ठीक है? सुनकर यानी सुनने का काम यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है ना? हेयरिंग द कोमोशन, ये क्या वर्ड है? कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है? हंगामा या फिर शोर शराबा। दो आदमी जब आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? हंगामा होता है या फिर शोर शराबा होता है। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमोशन कहते हैं। ठीक है? तो ये लाइन क्या कहती है? हियरिंग द कोमोशन, शोर शराबा सुनकर या फिर हंगामा सुनकर, रमन्स वाइफ कमला वोक अप, रमन्स वाइफ यानी कि रमन की, ठीक है? वाइफ क्या होती है? बीवी या फिर पत्नी, और दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर की लगाया है। ठीक है ना? अगर यहाँ पर रमन का भाई होता तो यहाँ पर का आता। ठीक है ना? पर उसकी पत्नी है यानी कि फीमेल है, यानी कि स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने की लगाया है। एपोस्ट्रोफी एक एस का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है? की। रमन्स वाइफ, रमन की बीवी या रमन की पत्नी, कमला ये उसका नाम है। ठीक है? वोक अप, वोकअप किससे बना है? वेकअप से बना है। वेकअप का मतलब होता है उठना या फिर जगना, मतलब नींद से जगना। ठीक है ना? वोकअप वेकअप की पास्ट फॉर्म है, यानी कि वो उठी या फिर जगी पास्ट में। ठीक है ना? एंड इमीडिएटली, एंड का मतलब और, ये क्या वर्ड है? इमीडिएटली। ठीक है? इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और तुरंत का मतलब उसी समय, बिना देर किए हुए। ठीक है? तो ये लाइन क्या कहती है? रमन्स वाइफ, यहां से शुरू करते हैं हम। हेयरिंग द कोमोशन, हंगामा सुनकर रमन्स वाइफ कमला वोक अप, रमन की पत्नी कमला उठी या फिर जगी, एंड और इमीडिएटली यानी कि तुरंत, अंडरस्टूड द सिचुएशन, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड किससे बना है? अंडरस्टूड बना है अंडरस्टैंड से। ठीक है? अंडरस्टैंड करना यानी कि कोई चीज समझना प्रेजेंट में, और अंडरस्टूड उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि वो समझ गई, कोई काम पास्ट में हो गया। ठीक है? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? अंडरस्टूड। ठीक है? अंडरस्टूड यानी कि समझ गई। द सिचुएशन, क्या है ये वर्ड? सिचुएशन। ठीक है? सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, परिस्थिति यानी कि उस टाइम के जो हालात हैं, जो भी माहौल है ना, उसको वो समझ गई। कौन समझ गई? रमन की वाइफ कमला तुरंत समझ गई। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, शी यानी कि उसने, यानी कि उसकी पत्नी ने, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड यानी कि अनुरोध किया। ठीक है? रिक्वेस्टेड किससे बना है? रिक्वेस्ट से बना है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को अनुरोध करना, यानी कि प्रार्थना करना, है ना? और ईडी लगा दिया हमने तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो उसने अनुरोध किया या फिर उसने प्रार्थना की। ठीक है? इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रिक्वेस्टेड। ठीक है? शी रिक्वेस्टेड, उसने अनुरोध किया। हर हस्बैंड, हर यानी कि उसके, और हस्बैंड क्या होता है? पति, है ना?
शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से अनुरोध किया। प्लीज टेक हिम टू द रूम वेयर ऑल द कैश इज केप्ट। प्लीज, क्या है ये वर्ड प्लीज, यानी कि कृपया। किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज बोलते हैं, ठीक है ना। टेक हिम, टेक का मतलब ले जाना, ले जाना या फिर लेना। किसी चीज को लेने के लिए भी हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, और किसी को दूसरे को बोलते हैं कि इसको ले जाओ, है ना, तो भी हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हिम यानी कि उसे, किसी जेंट्स के लिए यानी कि किसी पुरुष के लिए यूज हुआ है, ठीक है, हिम है ये। टू द रूम, टू द रूम यानी कि रूम क्या होता है, रूम होता है कमरा, है ना। क्या होता है रूम, कमरा। तो टू द रूम, रूम कमरे के लिए या फिर कमरे में, ठीक है। किसी के कमरे में आप एंटर हो रहे हो तब भी टू द आएगा, और कमरे के लिए या फिर किसी चीज के लिए कुछ कर रहे हो तो भी टू आएगा, ठीक है। वेयर ऑल द कैश इज केप्ट, वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहां, ठीक है। ऑल यानी कि सब या फिर सारा। कैश, कैश क्या होता है, नगद रुपया, है ना। इज केप्ट, इज का मतलब है, केप्ट, केप्ट का मतलब क्या होता है, रखना, या फिर पास्ट फॉर्म है तो क्या मीनिंग निकलेगा, रखा हुआ, है ना। लेकिन मैंने आपको एक इंग्लिश का रूल समझाया था कि जब सेंटेंस हो कि काम किया जाता है ना, मतलब खाना खाया जाता है, कपड़ा धोया जाता है, इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं, इज लगता है या फिर आर लगता है। इज लगता है अगर कोई सिंगल चीज है तो, ठीक है। आर लगता है अगर एक चीज से ज्यादा है तो। उसके साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं लिखूं कि कपड़ा धोया जाता है, तो क्लॉथ इज वॉश्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई काम करने की आदत दिखा रहे हैं हम कि कपड़ा धोया जाता है, खाना खाया जाता है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, फूड इज ईटन, ठीक है ना। अब मैं कहूं कपड़े धोए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लोथ्स कर दूंगी और आर को मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं क्या कर दूंगी, आर कर दूंगी, है ना। क्लोथ्स आर वॉश्ड यानी कि कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कैश इज केप्ट यानी कि नगद रुपया रखा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट में ही होता है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये रूल है इंग्लिश का। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, प्लीज टेक हिम टू द रूम, कृपया उसे कमरे में ले जाओ, वेयर ऑल द कैश इज केप्ट, जहां सारा नकद रुपया रखा जाता है, ठीक है। जहां पर सारा रुपया रखा जाता है, इज केप्ट रखा जाता है, इज इटन खाया जाता है, ठीक है ना। क्लोथ्स आर वॉश्ड कपड़े धोए जाते हैं, क्लोथ इज वॉश्ड कपड़ा धोया जाता है, ठीक है। कोई काम किया जाता है, इसके लिए आप सिंपल सा रूल है इज या फिर आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा रूल है। आगे बढ़ते हैं। रमन अंडरस्टूड हिज वाइफ्स प्लान, रमन अंडरस्टूड अभी हमने पढ़ा है, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, ठीक है। और कोई लेडी है तो यानी कि वो समझ गई, पर यहाँ पर रमन है यानी कि पुरुष है, तो समझ गया। कैसे बोलेंगे इसे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। रमन अंडरस्टूड, रमन समझ गया। हिज वाइफ्स प्लान, हिज यानी कि उसकी, वाइफ्स, वाइफ के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, है ना, तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, के, की, ठीक है।
तो पत्नी की, अब की क्यों लगाया है हमने, इस वर्ड के लिए की लगाया है, ये क्या वर्ड है, प्लान। ठीक है, प्लान या फिर प्लान कुछ भी कह लीजिए आप। तो प्लान क्या होता है, योजना। योजना किसी चीज को काम करने के लिए हम पहले बनाते हैं ना, पूरा प्लान तैयार करते हैं, यानी कि योजना तैयार करते हैं, है ना। तो योजना क्या है, एक फीमेल वर्ड है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसके लिए हमने की लगाया है कि पत्नी की योजना। ठीक है, तो वो पूरा सेंटेंस क्या कहता है, रमन अंडरस्टूड हिज वाइफ्स प्लान। रमन अपनी पत्नी की योजना समझ गया। ठीक है, एंड डिड एज शी सेड। एंड का मतलब और, डिड यानी कि किया। डिड किससे बना है, डू से बना है। डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डिड होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। ठीक है, डू डिड डन। डू का मतलब करता है प्रेजेंट में, डिड यानी कि किया, और डन किया था। ठीक है, तो डिड का क्या मतलब हो गया, किया। एज का मतलब होता है जैसा या फिर के जैसा। शी सेड, शी यानी कि उसने, सेड यानी कि कहा था पास्ट में। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है, रमन अंडरस्टूड हिज वाइफ्स प्लान। रमन अपनी पत्नी की योजना समझ गया। एंड डिड और किया, एज शी सेड जैसा उसने कहा था। ठीक है, जैसा उसकी वाइफ ने कहा था, रमन ने वैसे ही किया, यानी कि उसको, चोर को, यानी कि थीफ को कमरे तक ले गया या कमरे में ले गया। एज सून एज द थीफ एंटर्ड द रूम। अब ये क्या वर्ड है, एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, कोई काम जैसे ही शुरू हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज सून एज, जैसे ही काम करने की जो शुरुआत है, जो सडनली या फिर अचानक से हुई है ना, उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जैसे ही कोई काम हुआ। तो जैसे ही को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज सून एज। ठीक है, द थीफ यानी कि चोर, एंटर्ड, एंटर्ड अभी हमने पढ़ा है, यानी कि दाखिल हुआ या फिर अंदर गया। ठीक है ना, द रूम, रूम क्या होता है, कमरा, है ना। तो लाइन क्या कहती है, एज सून एज, जैसे ही, थीफ एंटर्ड द रूम, चोर कमरे के अंदर गया या कमरे में दाखिल हुआ, कमला लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड सेड। कमला यानी कि उसकी बीवी है, कमला लॉक्ड, लॉक्ड किससे बना है, लॉक से बना है। लॉक का मतलब क्या होता है, ताला लगाना, है ना, लॉक कर देना यानी कि ताला लगा देना। और ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला ताला लगा दिया। ठीक है, लॉक्ड यानी कि ताला लगा दिया। द डोर, डोर यानी कि दरवाजा, तो दरवाजे का ताला लगा दिया। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम का मतलब से, आउटसाइड, आउटसाइड क्या होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, एंड सेड, एंड का मतलब और, सेड का मतलब कहा या फिर वो बोली। तो पूरी लाइन क्या कहती है, एज सून एज द थीफ एंटर्ड द रूम, जैसे ही चोर कमरे में दाखिल हुआ या कमरे के अंदर गया, कमला लॉक्ड द डोर, कमला ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ से, एंड सेड और बोली, थ्रो द नाइफ आउटसाइड इफ यू विश टू बी फ्रीड। क्या कहती है लाइन, थ्रो, थ्रू नहीं थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, है ना। और हम किसी को थ्रो करने के लिए कहते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, कि फेंक दो, प्रेजेंट में। ठीक है, थ्रो यानी कि फेंक दो। द नाइफ, नाइफ यानी कि चाकू,
आउटसाइड यानी कि बाहर या फिर बाहर की तरफ। इफ यू विश, इफ का मतलब अगर, यू यानी कि तुम, विश, विश का मतलब चाहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म यूज हुई है तो क्या होगा इसका मतलब, चाहते हो, प्रेजेंट में, ठीक है। इफ यू विश, अगर तुम चाहते हो, टू बी फ्रीड, टू के लिए, बी का मतलब होता है होना, और बी के साथ हमने क्या रूल पढ़ा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म, है ना। तो पास्ट फॉर्म देखिए यहाँ पर लगी हुई है, फ्री, फ्री में ईडी लगा दिया है हमने, है ना। तो फ्रीड बन गया एक वर्ड, क्या बन गया, फ्रीड, यानी कि आजाद होना, फ्री होना यानी कि आजाद होना, और बी लगा है तो उसके साथ हम वर्ब की पास्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ये इंग्लिश का रूल है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, थ्रो द नाइफ आउटसाइड, चाकू बाहर की तरफ फेंक दो, इफ यू विश टू बी फ्रीड, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो। क्या कहती है कमला, कि चाकू को बाहर की तरफ फेंक दो अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो, ठीक है। द थीफ डिड सो, द थीफ यानी कि चोर, डिड यानी कि किया, सेकंड फॉर्म है डू की, ठीक है ना। सो यानी कि ऐसा, द थीफ डिड सो, चोर ने ऐसा ही किया या ऐसा किया। बीइंग टेरिफाइड, बीइंग का मतलब होता है होकर, है ना। बीइंग वरिड यानी कि परेशान होकर, बीइंग हैप्पी यानी कि खुश होकर, है ना। तो बीइंग का मतलब होकर। टेरिफाइड, ये क्या वर्ड है, टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब क्या होता है, भयभीत, और भयभीत यानी कि डरा हुआ, है ना। तो बीइंग टेरिफाइड यानी कि भयभीत होकर। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड नेवर टू स्टील अगेन, ही यानी कि उसने, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, कैसे पढ़ेंगे हम इसे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड किससे बना है, प्रॉमिस से बना है। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में वादा करना, है ना। तो ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या मीनिंग निकला, वादा किया। कैसे पढ़ेंगे इसको हम, प्रोमिस्ड, ठीक है ना। बीइंग टेरिफाइड, भयभीत होकर, ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, उसने वादा भी किया। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी भी नहीं। टू स्टील, टू का मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है, स्टील, स्टील के बर्तन वाला स्टील नहीं, उस स्टील में STEEL आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो स्टील एक धातु है, ठीक है ना, ये वो चीज है। लेकिन ये वाला जो स्टील है ये भी स्टील ही प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है चोरी करना। क्या करना, चोरी करना, किसी चीज को स्टील करना यानी कि चोरी करना। अगेन, अगेन का क्या मतलब होता है, दोबारा, है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, बीइंग टेरिफाइड, भयभीत होकर, ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, उसने वादा भी किया, नेवर टू स्टील अगेन, दोबारा कभी नहीं चोरी करने के लिए, ठीक है। भयभीत होकर उसने दोबारा कभी चोरी न करने के लिए वादा भी किया, ठीक है। कमला सेंस्ड द जेन्युइननेस इन हिज प्ली, कमला, कौन थी कमला, उसकी रमन की वाइफ थी। सेंस्ड, ये क्या वर्ड है, सेंस्ड, सेंस्ड किससे बना है, सेंस से बना है। सेंस करना किसी चीज को यानी कि समझना या किसी चीज का अनुभव करना, है ना। और उसमें ईडी लग गया यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या मीनिंग निकला कि कमला सेंस्ड, कमला समझ गई, या फिर कमला ने अनुभव किया, या फिर उसने महसूस किया, ठीक है ना। द जेन्युइननेस, ये क्या वर्ड है,
जेन्युइननेस। जेन्युइननेस क्या होती है? असलियत। कोई चीज जेन्युइन है यानी कि कोई चीज असली है या नहीं है, हम बोलते हैं ना कि ये तो चीज जेन्युइन है, यानी कि वो क्या है? चीज असली असली है। ठीक है, तो जेन्युइननेस यानी कि उसकी असलियत या फिर उसकी सच्चाई। ठीक है। इन हिज प्ली, इन का मतलब में, हिज यानी कि उसकी, प्ली, ये क्या वर्ड है? प्ली। प्ली का मतलब क्या होता है? गुहार। और गुहार क्या होता है? जैसे किसी की मदद की गुहार लगाते हैं हम, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? प्ली करते हैं। तो कोई इंसान प्रॉब्लम में फंसा है तो वो दलील तो देगा नहीं, है ना, कोई वो सुझाव तो देगा नहीं, वो क्या करेगा? प्ली करेगा, यानी कि वो गुहार लगाएगा, है ना, मदद की उम्मीद के लिए। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? कमला सेंस्ड द जेन्युइननेस इन हिज प्ली। कमला उसकी गुहार में असलियत समझ गई, यानी कि वो जो गुहार लगा रहा था, क्या गुहार लगाया उसने? कि वो, उसने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी दोबारा फ्यूचर में चोरी नहीं करेगा, है ना, ये उसने गुहार लगाई थी, ये वादा किया था उसने। तो उसकी जो गुहार थी, उसने, कमला ने उसकी जो असलियत थी यानी कि जेन्युइननेस थी, वो सेंस की, यानी कि वो अनुभव की। ठीक है, कि हाँ ये बंदा अब सच बोल रहा है। ठीक है ना। एंड सेट हिम फ्री। एंड और सेट, सेट का मतलब होता है करना। अब ये कौन से वाला करना है? जैसे कोई काम हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे डायरेक्ट वो बॉडी से काम हो रहा है। ठीक है ना। पर जैसे किसी को आजाद कर दिया, किसी को मुक्त कर दिया, तो हमारी बॉडी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, हमने दूर से वो काम किया है। ठीक है। किसी को आपने आजाद कर दिया, किसी को आपने माफ कर दिया, तो बॉडी से तो आपने कुछ नहीं किया है ना। तो जो इनडायरेक्टली बॉडी से किया हो, यानी कि बॉडी से डायरेक्ट रूप में ना किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेट करना बोलते हैं। ठीक है, कि सेट हिम फ्री। यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल के साथ इस शब्द को समझते हैं। सेट हिम फ्री, सेट का मतलब करना, हिम यानी कि उसे, और फ्री का मतलब क्या होता है? आजाद, है ना। और फ्री का एक और मतलब हमें पता है, मुफ्त। कोई चीज किसी के साथ फ्री आती है यानी कि मुफ्त आती है, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं लगता है ना। तो फ्री का क्या क्या मतलब हो गया? आजाद कर देना हो गया, मुक्त कर देना हो गया, या फिर कोई चीज मुफ्त में आपको मिली है तो आपको फ्री मिली है। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। ठीक है, आजाद कर दिया, उसमें उसकी बॉडी से डायरेक्टली तौर पे कोई काम नहीं हुआ है। किसी को जब आप चांटा लगाते हो, किसी को डांटते हो, तो डायरेक्ट आपकी बॉडी से ही तो काम है। डांटने का काम मुंह से हो रहा है ना, थप्पड़ मारने का काम हाथ से हो रहा है। लेकिन जब आप किसी को आजाद कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी से कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली आपके थ्रू वो काम हुआ है, यानी कि डायरेक्ट आपकी बॉडी से काम नहीं हुआ है। ऐसे काम के लिए हम डू नहीं लगाते हैं, सेट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रमन वॉज बोल्ड ओवर बाय हिज वाइफ्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, रमन, वॉज यानी कि था, बोल्ड ओवर, बोल्ड ओवर का मतलब क्या होता है? बोल्ड ओवर, किसी चीज के द्वारा बोल्ड ओवर यानी प्रभावित होना। किसी चीज ने आपके ऊपर प्रभाव डाला है ना, आप उससे प्रभावित हुए हैं, तो आप क्या हुए हैं? उस चीज के द्वारा बोल्ड ओवर हुए हैं। ठीक है। बाय हिज वाइफ्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, बाय का मतलब के द्वारा, हिज यानी कि उसकी, वाइफ्स यानी कि पत्नी का, पत्नी की या पत्नी के। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं पत्नी की। प्रेजेंस, ये क्या वर्ड है? प्रेजेंस। अभी शुरू में हमने पढ़ा था, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। ठीक है, या फिर तत्परता। ऑफ माइंड, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और माइंड का मतलब दिमाग या फिर बुद्धि।
ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? रमन वॉज बोल्ड ओवर बाय हिज वाइफ्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। रमन अपनी पत्नी के दिमाग की उपस्थिति या दिमाग की तत्परता के द्वारा प्रभावित हुआ। यानी जो रमन था, उसकी जो पत्नी की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, यानी कि बुद्धि की तत्परता थी या बुद्धि की उपस्थिति थी, उससे वो प्रभावित हुआ, बोल्ड ओवर हुआ। ठीक है, अब उपस्थिति या फिर तत्परता क्या होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, आप उसको प्रेजेंसली कर रहे हो, यानी आप पूरी तरीके से दिमाग से और शरीर से उस काम में उपस्थित हो, तभी उसको आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। उपस्थित होना यानी कि दिमाग से भी उपस्थित होना, और दिमाग अगर आपका उपस्थित है उस काम में, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप फटाफट से उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपका शरीर वो काम कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है ना, वहां पर आपका दिमाग जो है उसकी प्रेजेंस नहीं है दिमाग की, तो क्या होगा कि आपसे गलतियां होंगी, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आप कोई भी काम करो तो उसमें आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर माइंड की जो प्रेजेंस है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मतलब आपके जो दिमाग की है, बुद्धि की जो तत्परता है या फिर जो उपस्थिति है, वो किसी भी काम के लिए जरूरी है। ठीक है, फटाफट से स्टोरी को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का क्या टाइटल था? प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि बुद्धि की उपस्थिति या फिर बुद्धि की तत्परता। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड रमन। रमन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वन नाइट, एक रात, अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस थ्रू अ विंडो। एक चोर एक खिड़की के द्वारा उसके घर के अंदर आ गया या दाखिल हुआ। ही सर्च्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह ढूंढा। बट फाउंड नथिंग वैल्युएबल, पर कुछ भी कीमती नहीं पाया। द थीफ थॉट, चोर ने सोचा। द कैश मस्ट बी हिडन समवेयर, नगद रुपया कहीं छुपा हुआ होना चाहिए। ही एंटर्ड रमन्स बेडरूम, वह रमन के शयन कक्ष या फिर सोने के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ब्रैंडिशिंग अ नाइफ एट हिज नेक, उसकी गर्दन पर चाकू से धमकाते हुए। ही सेड, वह बोला या उसने कहा। वेयर हैव यू केप्ट, तुमने कहाँ रखा है। ऑल योर मनी, तुम्हारा सारा पैसा। शॉक्ड बाय द अटैक, आक्रमण से अचंभित होकर। रमन रिप्लाइड, रमन ने जवाब दिया। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। द थीफ वार्नड, चोर ने चेतावनी दी। टेल मी, बताओ मुझे। अदरवाइज आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हेयरिंग द कोमोशन, हंगामा या फिर शोर शराबा सुनकर रमन्स वाइफ कमला वोक अप, रमन की पत्नी कमला उठी या फिर जगी। एंड इमीडिएटली, और तुरंत। अंडरस्टूड द सिचुएशन, और तुरंत परिस्थिति को समझ गई। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से अनुरोध किया। प्लीज टेक हिम टू द रूम, कृपया इन्हें कमरे तक ले जाओ या कमरे में ले जाओ। वेयर ऑल द कैश इज केप्ट, जहां पर सारा रुपया या नगद रुपया रखा जाता है। ठीक है। रमन अंडरस्टूड हिज वाइफ्स प्लान, रमन अपनी पत्नी की योजना समझ गया। एंड, और डिड एज शी सेड, और किया जैसा उसने कहा था। एज सून एज द थीफ एंटर्ड द रूम, जैसे ही चोर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमला लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड सेड, कमला ने दरवाजा पर ताला लगा दिया बाहर की तरफ से। ठीक है ना, कमला लॉक्ड द रूम फ्रॉम आउटसाइड, कमला ने
दरवाजे पर बाहर की तरफ से ताला लगा दिया। एंड सेड और कहा, थ्रो द नाइफ आउटसाइड, चाकू को बाहर फेंक दो। इफ यू विश टू बी फ्रीड, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो। द थीफ डिड सो, चोर ने ऐसा ही किया। बीइंग टेरिफाइड, भयभीत होकर। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, उसने वादा भी किया। नेवर टू स्टील अगेन, दोबारा कभी नहीं चोरी करने के लिए। कमला सेंस्ड द जेन्युइननेस इन हिज प्ली, कमला उसकी असलियत उसकी गुहार में समझ गई, यानी कि कमला उसकी गुहार में असलियत समझ गई। क्या समझ गई? कि वो जो गुहार लगा रहा है कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा, इसमें इस चीज में कमला को असलियत का अनुभव हुआ। ठीक है ना, यानी सच्चाई का अनुभव हुआ। एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। रमन वॉज बोल्ड ओवर बाय हिज वाइफ्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, रमन अपनी पत्नी के दिमाग की उपस्थिति यानी कि बुद्धि की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित हुआ। कि रमन की जो पत्नी थी वो कितनी ज्यादा सचेत थी कि उसने सिर्फ हंगामा सुना और वो पूरी सिचुएशन समझ गई, और उसने पूरी जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशन थी, उसको संभाल लिया, है ना। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो उसकी मतलब बुद्धि की जो तत्परता है, जो तुरंत उसने डिसीजन लिया, या फिर उसकी जो बुद्धि उपस्थित थी वहां पर, है ना, उस सिचुएशन में, और तुरंत उसने काम किया, तो उससे क्या हुआ? रमन उस परेशानी से निकल गया। ठीक है ना। तो आज की स्टोरी का हमारा क्या मॉरल है, यानी कि क्या शिक्षा देती है हमें? प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन ऑल्सो सॉल्व पेरिलस सिचुएशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस का मतलब हमने पढ़ा है उपस्थिति, ठीक है, या फिर तत्परता। ऑफ का मतलब का, के, या फिर की, और माइंड का मतलब बुद्धि या फिर दिमाग। ठीक है, कैन कर सकती है या कर सकता है प्रेजेंट में। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी। सॉल्व, क्या है ये वर्ड? सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, है ना, या फिर सुलझाना। पेरिलस, ये क्या वर्ड है? पेरिलस, पेरिलस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। पेरिलस का एक सिनोनिम होता है, वो क्या होता है? डेंजर। ठीक है। सिचुएशन, ये क्या वर्ड है? सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। ठीक है, या फिर आप हालात कह लीजिए, या फिर आप अवस्था कह लीजिए। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, सबको हम इंग्लिश में सिचुएशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन ऑल्सो सॉल्व पेरिलस सिचुएशन, बुद्धि की तत्परता। क्या है इसका मीनिंग? बुद्धि की तत्परता या फिर बुद्धि की उपस्थिति खतरनाक परिस्थिति को भी हल कर सकती है। खतरनाक परिस्थिति, कोई भी खतरनाक परिस्थिति जिसमें डेंजर हो, खतरा हो, है ना। जैसे कोई चोर है, चाकू से डरा रहा है, तो खतरा ही तो है आपको जान जाने का, कि वो उस चाकू से आप पर हमला भी कर सकता है ना। तो वो खतरनाक सिचुएशन है, वो कोई हल्की सिचुएशन नहीं है, खतरनाक है। तो वो पेरिलस सिचुएशन है। ठीक है, पेरिलस एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? खतरनाक, है ना। तो पूरा मॉरल क्या कहता है? कि जो बुद्धि की तत्परता है या बुद्धि की उपस्थिति है, वो किसी भी खतरनाक परिस्थिति को हल कर सकती है। यानी किसी भी खतरनाक, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, है ना, कितनी ही ज्यादा डेंजरस क्यों ना हो, उसको भी हल कर सकती है। कौन हल कर सकती है? आपकी बुद्धि की तत्परता या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है धरती पे जो ना किया जा सकता हो। हमें क्या जरूरत है? सही सॉल्यूशन निकालने की, सही हल निकालने की। ठीक है, यानी कि सही समाधान की हमें जरूरत है। और वो हमें कैसे मिलता है?
जब हमारे दिमाग के चारों तरफ हमारा दिमाग खुला हो, पूरा वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है ना, मतलब काम कर रहा हो हमारा दिमाग। ऐसा नहीं है किसी खतरनाक सिचुएशन में हम फंस गए, हमारा दिमाग बिल्कुल सो गया, अब हम क्या करें, हम यही सोचकर परेशान हो रहे हैं, तो हम उस परेशानी से नहीं निकल सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि हम कभी भी, कोई भी बंदा किसी भी सिचुएशन में फंस जाए तो अपने दिमाग को चारों तरफ खोल के रखे कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा हो गया है, लेकिन मैं कैसे निकल सकता हूँ इससे, तुरंत ये सोचना चाहिए। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम आ गई है उसको लेकर बैठकर शोक मनाने से कुछ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होगा आपको। फायदा तब होगा जब आप ये सोचोगे कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तब आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। तो वहां पर जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आपको किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी मैंने वर्ड मीनिंग इसमें नए नए ऐड हुए हैं, सब मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग, सब कुछ आपको मैंने डीपली पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, इस पूरी वीडियो के एंड में मैं पूरी स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ताकि आप अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो आपको सुविधा हो। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़ते रहिए आगे, खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में, पढ़ाई करते रहिए, अपनी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है उसमें लगे रहिए, परेशान मत होइए, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। ठीक है ना, किसी भी काम को करने का एक टाइम होता है, धीरे धीरे चीजें सही होती है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है ना, धीरे धीरे सब चीजें आप सही कर पाओगे, अच्छे से इंग्लिश सीख पाओगे, बोल पाओगे, कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और आप उसको रिप्लाई कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।